नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर 25 फरवरी को होने वाला है। आप सभी लोगों की तैयारी बेहतरीन लेवल की चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, यहाँ पर आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन रखे हैं। वो आपको सारे के सारे तैयार करने हैं, और यहाँ पर जो आपको एमसीक्यू मिलेंगे वो आपको थोड़े से अलग टाइप के एमसीक्यू मिलेंगे। तो आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ताकि यहाँ पर आप एग्ज़ाम में अच्छे प्रकार से अपना पेपर सॉल्व कर पाएँ। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ठीक है? तो बच्चों, हम लोग पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को आपके पेपर में सेक्शन ए देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, मैं बार-बार यहाँ पर नए-नए क्वेश्चन पेपर इसलिए ला रहा हूँ कि ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएँगे, उन क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा, और साथ-साथ में आपको ये भी पता चल पाएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ये जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हमारे कौन-कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, उन पर हमें फ़ोकस करना चाहिए। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर 2x की स्पीड पर लगाकर देखना है, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और आपको यहाँ पर पढ़ना ज़्यादा है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, आपके पास टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आई। तो बच्चों, यहाँ पर करें, जो आपकी स्वराज पार्टी वो किसने फॉर्म की थी? तो बच्चों, वो किसने की थी? वो की थी CR दास ने की थी एंड मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे, द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएटेड विथ इट विथ रीजन्स हैविंग। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्रॉट प्रोन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, ये आपको मैं क्वेश्चन में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देखने को एग्जाम में 100% देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बच्चों इजीली सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आप डर जाएं। बाय द वे, यहाँ पर आपको डाटा सा दिया जाएगा, इस आप डाटा को फोकस करेंगे अच्छे प्रकार से, देन आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको सम कंपैरेटिव डाटा ऑफ हरियाणा एंड केरला बिहार। आपको यहाँ पर हरियाणा केरला बिहार का कंपैरेटिव डाटा दिया गया है। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको दी गई है, यहाँ पर आपको लिटरेसी रेट दी गई, इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो आपको भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ मच इज़ द नेट एब्सेंस रेशियो ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर कह रहा है हरियाणा का आपका नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, वो आपका यहाँ पर 61 है। तो यहाँ पर देखिए 61। इसके बाद चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है कि हाउ मच मीन्स कितना, नेट रेशियो ऑफ हरियाणा, हरियाणा का नेट रेशियो कितना है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे, जो आपका हरियाणा का नेट रेशियो निकल के आएगा, वो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो आपका यहाँ पर 39 कितना आएगा, 39 आएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में 5 टाइम्स बार पूछा जा चुका है। 5 टाइम्स बार, इसको आप आंसर ही याद कर लेंगे तो भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 39 है। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 5 टाइम्स बार बच्चों पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द गवर्नमेंट प्लान टू इनिशिएटेड a comprehensive and land development program. Which of the following option can be considered a relevant step of this context? तो यहाँ पर जो आपको ऊपर ऑप्शन दिया गया है, इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर आपसे कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं इसको यहाँ पर फॉलो करते हैं या फिर करेक्ट हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट लोअर लेट्स इंटरेस्ट। यहाँ पर कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारे पीसेंट हैं, उनको बच्चों लो कॉस्ट पर, लो इंटरेस्ट पर उनको अगर लोन देंगे, तो जो हमारे किसान, जो हमारे पीसेंट हैं, अपने जो आपका उनका डेवलपमेंट है वो आराम से कर पाएंगे। अगर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट्स हमारी जो
जब पीएम है मतलब कि जो भी है, तो वो अगर हमारे जो पेशेंट को लो कॉस्ट पर या लो इंटरेस्ट पर अगर उनको लोन देगी, तो वो पैसा वो अपने किसी भी काम के डेवलपमेंट में लगा सकती हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेन टू ऑन टू वार्ड इंसिडेंट, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड वाला ही गलत है एंड आपका फोर्थ वाला भी गलत है। तो जो इसके रिगार्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखो जो आप सभी लोग अच्छे प्रकार से रिवीजन करते हुए चलेंगे, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूनियन लिस्ट का कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक आपकी यहाँ पर बोले तो एक आपकी यहाँ पर स्टेट लिस्ट होती है, एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है, एक आपकी मिडिल लिस्ट होती है जिसमें आपके स्टेट यूनियन एंड स्टेट दोनों ही लॉ मेकिंग कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा यूनियन लिस्ट की, तो बच्चों इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पर डिफेंस आता है, डिफेंस आएगा एंड यहाँ पर आपका जो मैं बोलूँ तो डिफेंस इसी में आएगा, डिफेंस आएगा एंड आपके यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोगों को सैलरी वगैरह या पेंशन दी जाती है वो सारे के सारे यूनियन लिस्ट में ही आती है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्टेट लिस्ट में बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो हमारा स्टेट लिस्ट में बच्चों जो काम जो हमारे लॉ मेकिंग करेंगे वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है करेंगी। तो आपको ध्यान रखना जो आपका एजुकेशन है ये आपका ना तो डिफेंस ना तो इसका होगा ना ही स्टेट का होगा, ये किस में जाएगा, ये आपके मिडिल लिस्ट जिसमें आपको यूनियन एंड स्टेट दोनों लॉ मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिफेंस। क्या हो जाएगा, डिफेंस यहाँ पर बच्चों हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस द प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग, ठीक है। तो पावर शेयरिंग के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपको बताना कौन सा एक्यूरेटली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जो थोड़ा सा छोटा लिखना चाहिए था, मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि प्रूडेंशियल रीजन फोकस ऑन रिड्यूसिंग सोशल कन्फ्लिक्ट एंड ensuring political stability, while moral region emphasize the value of power sharing in a democratic system। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट एंड बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद कह रहे हैं एविडेंस सो दैट इट प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेटिक डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर आपका जो रीजन है वो भी आपका सही है एंड यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट है, और यहाँ पर जो आपका रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से रीड करेंगे, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको खुद से रीड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बैंक इन दिस क्रेडिट सिचुएशन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो जो यहाँ पर कह रहा है कौन सा आपका स्टेटमेंट है जिससे आपको प्रूफ होता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक प्रकार का क्वासी फेडरल, मतलब कह सकते हैं अर्धसंघात्मक राज्य। क्या कह सकते हैं हिंदी में इसको, क्या कहेंगे, अर्धसंघात्मक राज्य है। इसका मतलब होता है क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्धसंघात्मक राज्य। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है जो ये प्रूव करता है कि जो आपका ये स्टेट है इंडिया वो आपका यहाँ पर क्वासी फेडरल है। तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे मोर पावर विद सेंटर, क्योंकि जो हमारे पास जो जैसे कि यहाँ पर जो हमारे पीएम होते हैं एंड आपके जो सीएम होते हैं, ठीक है, ये हमारा पावर का डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जैसे पीएम है वो हमारे सेंटर में आते हैं,
तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर अधिक होती है सीएम की तुलना में। तो सीएम की कंपेयर्ड में यहाँ पर जो हमारे पीएम मोदी हैं उनके पास पावर्स अधिक रहती हैं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेसिडरी सब्जेक्ट विद सेंटर। तो यहाँ पर कह रहा है जो आपके रेसिडरी सब्जेक्ट हैं उन पर भी पावर लॉ मेकिंग कौन करेंगे, वो हमारे पीएम ही करेंगे। ठीक है, पीएम ही करेंगे, ये भी आपका सही है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं तो रेसिडरी यहाँ पर रेसिडरी यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर इक्वल सब्जेक्ट विद सेंट्रल स्टेट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनको भी वही टॉपिक दिया जाएगा, इनको भी वही टॉपिक पर लॉ मेकिंग का कार्य दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारा कोई भी वर्क है, अगर यहाँ पर कोई भी देश या कोई भी वर्ल्ड के किसी भी यहाँ पर स्टेट से अगर कोई लॉ मेकिंग कार्य करेगी तो वो केवल ओनली यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि करेंसी रेलवेज विद सेंटर, बिल्कुल सही बात। जो आपकी मुद्रा है, जो आपकी रेलवे है, ये आपकी बच्चों यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो यूनियन लिस्ट में जो लॉ मेकिंग करेगी वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये आपका सही है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक इमेज शो की गई है। तो इस आपको इमेज बताना है कि ये इमेज आपको क्या शो करना चाह रही है, वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये इमेज क्या शो कर रही है, ये आपकी इमेज है मैरीन की। किसकी है, मैरीन की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। तो क्वेश्चन 11 हमारा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसको खुद से रीड करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि policy change that took place in India around 1991 by identifying appropriate statement among the following option। तो यहाँ पर का जो इंडिया है जो 1991 के अप्रोप्रिएट में इसको चेंज की गई थी पॉलिसी। तो आपको कौन से ऑप्शन से वो उसको फॉलो करते हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा इंडियन प्रोड्यूसर वर अलाउड टू compete विद द प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब, ये भी आपका सही है। आपका सेकंड वाला भी सही है, आपका थर्ड फोर्थ, आपके सारे ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट वाज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी 1950-2000। तो यहाँ पर क्या 1950 एंड 2000 के अंडर में डेमोक्रेसी में पुअर कंट्रीज का कितना इकोनॉमिक ग्रोथ था, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो चलो अप्रॉक्सीमेट में कितना था, वो आपका 4 पॉइंट समथिंग में 4.28 लगभग कितना था, 4.28 समथिंग परसेंट था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चों, अगर आपको एग्जाम में इसी के एबव या कुछ डाउन मिलता है, शायद बाद ऑप्शन ना मिले, तो आपको उसी के इर्द गिर्द में ही उसको सही मारना, ये आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको इसको रीअरेंजमेंट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को वैसे तो मैं करवा चुका हूँ, मैं फिर से करवा देता हूँ। तो बच्चों आपको इसको रीअरेंजमेंट डालना कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ फिर कौन सा, वो आपको रीअरेंजमेंट करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखें जो आपका साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, कब आए थे बच्चों, साइमन कमीशन आए थे ये साया 1928 में। कब आए थे ये, आपके आए थे 1928 में आए थे। एंड आपका यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर कह रहे महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करने का डिसाइड कब किया था, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये बच्चों कब किया था, ये किया था आपका साइमन फुल कमीशन, या आपका किया था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये किया था बच्चों आपका 1922 में। कब किया था, 1922 में किया था। कब किया था, 1922 में किया था। इसके बाद महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वेस्री इरविन को, मतलब कि महात्मा गांधी जी ने कब लेटर सेंड किया था, स्टेटिंग 11 डिमांड्स। उनकी यहाँ पर उस लेटर में 11 डिमांड्स थी। तो वो लेटर उन्होंने कब इरविन को सेंड किया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों ये कब किया था,
ये 1930 में किया था। कब किया था? 1930 में किया था। इसके बाद अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो ये कब किया था बच्चों? ये किया था आपका 1929 में। तो आप इसके रिगार्डिंग आप इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं, बाई इजीली लगा सकते हैं। ये आपका 1922 है, 1928 है, 1930 है, 1929 है। तो आप इसको सीक्वेंस से लगा सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको डेट भी बता दी ताकि यहाँ पर आपको आसान रहे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करना है। तो यहाँ पर आप रीड कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है विच सेक्टर इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर सेकेंड सेक्टर होता है, जिसमें बच्चों जिसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स का है उसको बच्चों मेकिंग प्रोसेस में लाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका वो कौन सा सेक्टर है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आपका कौन सा है? वो आपका सेकेंड सेक्टर है, ठीक है, आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, आप क्वेश्चन 15 का स्टेटमेंट रीड करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रिंटेड बुक्स इज द फर्स्ट डिड नॉट रिजेंबल द रिटन मैनू स्क्रिप्ट इन अपीयरेंस इन लेआउट, ठीक है। तो फर्स्ट की जगह जहाँ पर रिजेंबल लिखा है तो यहाँ पर आपका डिड नॉट यहाँ पर कैसा था? ये क्लोजली रिजेंबल थे। कैसे थे? क्लोजली रिजेंबल थे। तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा एंड आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके रिगार्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपको आ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक्स प्रोवाइडेड हिज फ्रेंड विथ क्लूज रिगार्डिंग द राइट काइंड ऑफ सॉइल ग्रोइंग कैस्क्यू नट, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज एक्स वुड बी हेल्प्ड इन डिटरमाइंड डिटरमाइनिंग द आइडियल टाइप ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर आपको एक क्लू दिए गए हैं, वो किस क्लू की मतलब सॉइल हो सकती है वो यहाँ पर आपको बताने हैं, ठीक है। मतलब कौन कौन से उसने क्लू दिए होंगे जहाँ पर बच्चों कैस्क्यू नट को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा सकता है उस सॉइल में। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको बतानी है। बच्चों हमारी सॉइल कौन सी होगी? अगर जिस पर कैस्क्यू नट होंगे तो बच्चों हमारी रेड सॉइल होगी। कौन सी होगी? रेड सॉइल होगी, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। रेड सॉइल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंस्टेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो ये आपका करेक्ट है एंड आपके सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बी वाला। बच्चों आप ध्यान रखेंगे जो आपकी लेटेराइट जो सॉइल है बच्चों वो किन किन स्टेट में होती है तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बच्चों आपकी जो तमिलनाडु है, जो आपका स्टेट तमिलनाडु है एंड आपका जो आंध्र प्रदेश है एंड आपका जो केरला है, इन स्टेट में बच्चों आपको रेड सॉइल की यहाँ पर आपको मिट्टी मिलेगी, ठीक है। आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला इन स्टेट में आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी, आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर रीड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो भी आपका सही है एंड देखो यहाँ पर दिगर आर सेवरल पार्टीज कम्पिटेटिव फॉर पावर, बिल्कुल सही बात है। मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। आपका थर्ड वाला फोर्थ वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसके रिगार्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर करेक्ट द सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो भारत की जो यहाँ पर गणना है, भारत की जो गणना है रिकॉर्ड रिलीजन ऑफ ईच एवरी इंडियन आफ्टर एवरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला 10 ईयर्स। कितने ईयर? 10 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, यहाँ पर ट्रू ऑप्शंस कौन से अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी पर यहाँ पर बात की गई होगी। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, आप इसको खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि विच सिचुएशन इज द बेस्ट डिस्क्राइब द एबव केस। तो यहाँ पर आपको पहले पैसेज को रीड करना होगा, देन आप इस बात को समझ पाएंगे। तो बच्चों मैंने इस पैसेज को पहले से रीड किया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी की बात की, जिसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लोन देने की ऐसी बात की गई। तो आप देखो यहाँ पर देखो लोन लिखा है, देखो लोन इन कैश, देखो पहले आपको लाइन दिख रही होगी, लोन इन कैश की यहाँ पर बात की गई है। तो आप बाय द वे ऐसे भी जा सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमको पूरा हमारा जो पैसेज होता है उसको हमको रीड नहीं करना पड़ता है, हम कभी कभी एक लाइन से भी अपना आंसर जज कर पाते हैं। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये आपको देखो यहाँ पर लिखा ऑप्टेन अ रोल इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है। तो बच्चों सेक्शन बी आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उनको आप बच्चों सभी अच्छे प्रकार से देखो रीड करना है। देखो ऐसा नहीं कि आप रीड नहीं करेंगे, आपको रीड तो करना ही पड़ेगा, ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपके जो एग्जाम में है किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको वहाँ पर कैसे क्या क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर आप अभी से पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली अपने बोर्ड एग्जाम में इसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से यहाँ पर पढ़ते हुए जाएंगे, बाई हॉनेस्टली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस को नहीं रीड करेंगे, क्वेश्चन आपको 100% रीड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को रीड करते हुए जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, दोनों के दोनों, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आता है बच्चों। तो सेक्शन सी आपको सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे प्रकार से रीड करने हैं। ये आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 29। तो आपको सारे क्वेश्चन बच्चों रीड करने। और बच्चों यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही बताना कि सर मेरी तैयारी कैसी चल रही है। क्या आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं या नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ये बताना है। क्या आप चाहते कि आपका एग्ज़ाम डेट है वो थोड़ी सी और आगे होती, जी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का पेपर देने का उत्साह है, कितने बच्चों का नहीं है, ये इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन देखेंगे, आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे तो आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो यहाँ पर आपको इन्हीं क्वेश्चन के बेस पर आपको पता चल जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन ई आता है बच्चों। तो बच्चों देखो बच्चों, सेक्शन ई की मैं बात करूँ तो सेक्शन ई यहाँ पर आपको पैसेज से दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी से आपके बेस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाय द वे अगर आप पैसेज को थोड़ा सा भी आपको अपने चैप्टर रीड किया होगा तो आप उनको इजीली कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि बहुत ही डिफिकल्ट होते हो आप नहीं कर पाएंगे। हर एक बच्चा अगर नहीं भी पढ़ता तो भी उसको कर लेता। आपको बस इसको छोड़ के नहीं आना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं करके आएंगे, ठीक है। और आपसे बात कहना चाहूँगा, आप एग्ज़ाम में पेपर आपका बहुत लेंथी आता है तो आपको स्पीड पहले से ही बना के चलनी है। ये आपको बात ध्यान रखनी, आपको स्पीड पहले से ही बनाकर चलनी है। ऐसा नहीं राइटिंग बना कर चल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप पहले से ही अपनी यहाँ पर अपनी स्पीड को मैनेजमेंट के साथ करते रहेंगे। आप मीडियम लेवल की राइटिंग को अच्छा लिखेंगे, वरना आपका पेपर छूट जाएगा, फिर आप गेट के बाहर रोते हुए मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको मीडियम स्पीड पर पहले ही चल देना है। ऐसा नहीं कि आप पहले यहाँ पर खूब बढ़िया लिख रहे हैं बाद में घटीस रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ही धार से चलना है, ठीक है। तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेंगी। आपको सारे ये क्वेश्चन बच्चों रीड करने हैं। ये आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप सभी पैसेज को रीड करेंगे। बाय द वे आप इनको नहीं भी रीड करें तो भी आप इनको ईज़िली कर पाएँगे। मैं ऐसी बच्चों तो बहुत से ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं, सर मैं इनको ऐसे कर देता हूँ, तो आप भी कर पाएँगे, ईज़िली कर पाएँगे। बस खाली आपको यहाँ पर जो आपकी पढ़ने की जो रीडिंग है वो आपकी बहुत ही फ़ास्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको बस पता होना चाहिए। वो आपकी तभी होगी अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन एफ आता है। तो देखो जो सेक्शन एफ की मैं बात करूँ तो आप लोगों को ना सेक्शन एफ में अच्छे प्रकार से करके जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है सेक्शन एफ में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा था प्लेस वेयर जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। वो कौन सा था हमारा? अमृतसर। कौन सा था? अमृतसर। अमृतसर, ये आपका प्लेस था अमृतसर, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स।
तो वो कहाँ था? अहमदाबाद। कहाँ पर था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में गांधी जी ने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था। किसके फेवर में किया था? कॉटन मिल जो वर्कर्स थे उनके फेवर में सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद यहाँ पर आपसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि टिहरी बांध कहाँ है, इंदौर का कहाँ है, विजयनगर कहाँ पे, नोएडा कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, तारापुर कहाँ है। तो ये आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो जो इनको आपको अगर मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर या करवाए हैं, अगर आप वो सारे तैयार कर लेते तो आप इजिली इनको सब कर पाएंगे। मैं 100% की गारंटी देता हूँ। तो हम लोग मैप पर इसको भर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला क्या था? अमृतसर। तो बच्चों अमृतसर कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका पंजाब में। कहाँ पड़ता है? तो यहाँ पर आप लिख देंगे अमृतसर, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद आपका कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात। तो यहाँ पर आप दोनों आंसर फिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपका था टिहरी बांध। तो जो वो टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे उत्तराखंड। ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पर डैम है। तो ये आपका टिहरी बांध हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे टिहरी डैम, टिहरी डैम। इसके बाद आपका था इंदौर। तो इंदौर बच्चों कहाँ पड़ता है? इंदौर आपका ये एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। यहाँ पर आपका इंदौर होगा। इस जगह आपको यहाँ पर इंदौर करना होगा। तो यहाँ पर आपका इंदौर होगा। क्या होगा? इंदौर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका थर्ड था बच्चों विजयनगर। तो विजयनगर आपका ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। तो यहाँ पर आपका विजयनगर है। इस जगह आपका विजयनगर है। तो यहाँ पर आप फिल आउट करेंगे विजयनगर। क्या लिखेंगे? विजयनगर। इसके बाद आपका था तारापुर। तो तारापुर आपका ये है मुंबई में पड़ता है। तो यहाँ पर आप तारापुर आपका इस जगह आपका तारापुर है। क्या है? तारापुर। तारापुर इस जगह आपका तारापुर है। आपको जो लास्ट है चेन्नई। चेन्नई आपका यहाँ पर तमिलनाडु तरफ इस जगह पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी बनी है चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें शाहरुख खान होता है, आपने मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी, ठीक है, जरूर देखी होगी। तो यहाँ पर आपकी है चेन्नई। तो चेन्नई जो एक्सप्रेस मूवी बनी है वो यहीं पर लोकेटेड थी, यहीं पर बनाई गई थी, शूट की गई थी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का सोशल साइंस का अच्छे प्रकार से क्वेश्चन पेपर था। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे और जितने भी आपके दोस्त हों उनको भी शेयर करिएगा ताकि वो भी लोग पढ़ लें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी लोग तैयारी में लगे रहिएगा, अच्छे प्रकार से पेपर को सॉल्व करके आना है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।